क्लास 12 केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो, व्हाई डू वी स्टडी दिस चैप्टर। सो यू सी, आज भी बहुत सारा ऐसा सॉलिड मटेरियल है जिसके बारे में हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि काश ऐसा सॉलिड होता जो कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो करता ना। हाई टेम्परेचर कहने का मतलब यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर मतलब वैसा मटेरियल जिसका कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो बिल्कुल। और हम लोग सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करने के लिए। तो सुपर कंडक्टर्स आज के डेट में हमारे पास है, लेकिन उनको यूज करने के लिए उनको बहुत कूल करना पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन से या फिर किसी और भी कूलेंट से, बहुत कूल करना पड़ता है, तब जाके वो सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो करते हैं। तो वी वांट कि ऐसा मटेरियल मिले जो रूम टेम्परेचर पे ही बिना ठंडा किए सुपर कंडक्टिविटी शो करे। उसके बाद बायो कंप्लायंट सॉलिड्स। बायो कंप्लायंट सॉलिड्स कहने का मतलब है कि बहुत सारा सर्जरी होता है किसी एक्सीडेंट के बाद, जैसे किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया या पैर का हड्डी टूट गया और वहाँ पे दो हड्डियों को जोड़ने के लिए फिर दोनों के बीच में स्क्रू लगाया जाता है या फिर एक रड लगाया जाता है हाथ में या फिर पैर में। तो वो जो फॉरेन सॉलिड बॉडी में इम्प्लांट किया गया है, अब बॉडी का इम्यून सिस्टम तो उसको ट्रीट करेगा एज फॉरेन सब्सटेंस और उस पर अटैक कर देगा धीरे धीरे। तो वो परमानेंट नहीं है। जो भी सॉलिड आप बॉडी के अंदर डॉक्टर इम्प्लांट किया है वो परमानेंट नहीं है, उसको फिर कुछ टाइम के बाद निकालना पड़ता है। तो वी वांट ऐसा मटेरियल जिसको कि बॉडी में अगर एक बार इम्प्लांट कर दें तो हम उसको छोड़ सकें हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। तो सिमिलरली पॉलीमर्स फॉर पैकेजिंग। सो आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो वो सामान आपका एयर बबल में रैप रहता है या फिर प्लास्टिक का कोई कवर में रैप रहता है या फिर सिंपली आप कोई भी सामान, लेट से पार्ले जी बिस्किट खरीदें तो बिस्किट जो है प्लास्टिक में रैप्ड है आपका, तो हम लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं। अब वो प्लास्टिक इन्वायरमेंट में ही रहता है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इन्वायरमेंट में सड़ता नहीं है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो हम चाहते हैं पैकेजिंग के लिए कोई ऐसा मटेरियल बनाए, हम लोग ऐसा पॉलीमर बनाए, बाय द वे प्लास्टिक भी पॉलीमर ही है, जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो तुरंत इन्वायरमेंट में डिकम्पोज कर जाए और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे, इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट ना हो। Under given conditions of temperature and pressure, the physical state of a substance depends on two opposing factors. These two opposing factors are intermolecular force and thermal energy. Okay, what intermolecular force tries to do कि ये जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयन्स जिनसे भी मिलकर वो बना हुआ है, उनको पास पास लाने की कोशिश करता है, उनको एक ऑर्डर में रखने की कोशिश करता है। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या करता है? थर्मल एनर्जी इज़ ए मेजर ऑफ टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी जो है उनको ही रेंडमाइज करने की कोशिश करता है, उनमें केओस क्रिएट करने की कोशिश करता है, ये पार्टिकल्स को इधर उधर छितराने की कोशिश करता है। जैसे कि पानी को जब बॉयल करते हो आप, तो आप उसका सिंपली थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो, या फिर चाय बनाते हो तो आप थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो, और चाय पत्ती को आप देखते हैं कैसे वो इधर उधर मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू थर्मल एनर्जी, तो उस केस में जो सब्सटेंस है वो अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉलिड होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी दोनों के बीच में फेयर कंपटीशन हो, फेयर फाइट हो, तो लिक्विड। और अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तब ये गैस हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी on the basis of order in the arrangement of particles, types of solids. You see, on the basis of order in the arrangement, solids are of two types: crystalline solid and amorphous solid. Okay, crystalline solid means the arrangement of particles is in a regular manner, so ordered arrangement of constituent particles in a definite geometrical shape. So what you get here is a definite geometrical shape. अगर आप एनसीईआरटी बुक में चैप्टर के स्टार्टिंग में डायग्राम देखोगे तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास का डायग्राम दिया हुआ है। तो क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है।
तो क्वार्ट्ज के पिक्चर में आपको दिखेगा कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर है, हेक्सागोन के शेप में दिया हुआ होगा। लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी ऑर्डर में नहीं है, इरेगुलर तरीके से, बेढंगे तरीके से पार्टिकल्स जो है आपस में अरेंज्ड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है और एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है। अगर हम पार्टिकल्स को ज्वाइन करें तो वो शेप आपका हेक्सागोन हो सकता है, क्यूब हो सकता है आपका, और भी बहुत अलग अलग तरह का शेप्स होता है। और ऐसा कोई भी शेप नहीं बनेगा एमॉर्फस सॉलिड में। एमॉर्फस का ग्रीक में मतलब ही होता है नो फॉर्म। एग्जाम्पल में NaCl, कोई सा भी आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्वार्ट्ज होंगे, बाय द वे क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है क्लॉक्स में टाइम को कीप करने के लिए। ये क्वार्ट्ज का एक छोटा सा क्रिस्टल होता है घड़ी में और वो वाइब्रेट करता है बहुत तेज़ी से। उसके बाद ट्रिडेमाइट है, क्रिस्टोबेलाइट है। सो ऑल ये जो क्वार्ट्ज है, ट्रिडेमाइट है, क्रिस्टोबेलाइट है, ये सब सिलिका का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। सिलिका क्या होता है? सिलिका आपका SiO2, इसको सिलिका बोलते हैं। ये सिलिका के ही तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और ये क्वार्ट्ज ग्लास और कीजलगुर ये भी सिलिका के ही फॉर्म है, बट ये सिलिका के एमॉर्फस फॉर्म है। तो 2019 के JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, और 4 ऑप्शंस दिया हुआ था, क्वार्ट्ज, ट्रिडेमाइट, क्रिस्टोबेलाइट एंड कीजलगुर। तो इसका आंसर हो जाएगा कीजलगुर विच इज़ एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। उसके बाद ये प्लास्टिक हो गया। तो प्लास्टिक या किसी भी तरह का पॉलीमर, ये सब आपका एमॉर्फस सॉलिड है। पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर ही है। या फिर PVC, टेफ्लॉन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। PVC का आपका पाइप्स आता है पानी वाला, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला पाइप जिस इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के लिए, या फिर वायर्स के ऊपर में जो इंसुलेटर का कोटिंग किया हुआ रहता है वो भी PVC का रहता है। ये इंसुलेटर है। टेफ्लॉन आपका पॉलीमर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। इसके अलावा टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है कार के विंडशील्ड में। वाइपर्स अगर जब मूव करे विंडशील्ड पे तो वाइपर्स और विंडशील्ड के बीच में कम से कम फ्रिक्शन हो, इसके लिए टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन एक स्लिपरी मटेरियल है। ओके, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर पार्टिकल्स का। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि हमको पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी एक जगह पता है तो हम लॉन्ग यानी कहीं दूर में भी बता सकते हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, उसी की जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। किसी एक जगह पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख के आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, आई कैन नॉट गेस कि थोड़े दूर में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अलग तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्म ही नहीं है। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प डजेंट मीन हाई मेल्टिंग पॉइंट। शार्प कहने का यहाँ मतलब है कि एक फिक्स्ड वैल्यू है आपका मेल्टिंग पॉइंट का। फॉर एग्जांपल आप आइस को लो, तो जब आइस को हम लोग हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस का अधिकतर पोर्शन अभी भी आइस है, और जो बाहर है सरफेस के पास से आइस मेल्ट करना शुरू कर दिया। हम लोग दिखता है कि आइस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स को जैसे प्लास्टिक को या ग्लास को लेके मेल्ट कराने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐसा कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं मिलता है जहाँ पे कि हमको दिखना शुरू हो कि अच्छा इस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। हम लोग को एमॉर्फस सॉलिड से केस में दिखता है कि एक रेंज है आपका टेम्परेचर का जिस पे वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता है। इट सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। पूरा का पूरा ग्लास, पूरा का पूरा प्लास्टिक आपका एक टेम्परेचर रेंज में सॉफ्ट हो रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। कोई ट्रांजिशन का टेम्परेचर नहीं आ रहा है, और फिर कब लिक्विड बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि आप एक टेम्परेचर वहाँ पे असाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन आइस के केस में हम एक टेम्परेचर असाइन कर सकते हैं कि अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में भी है, जो नॉर्मल आइस होता है, और लिक्विड स्टेट में भी है, बाहर की तरफ से मेल्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा कि प्लास्टिक में अच्छा प्लास्टिक जो है अंदर से अभी भी प्लास्टिक है और बाहर की तरफ से मेल्ट करना शुरू कर दिया। दे सॉफ्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनमें आप कोई मेल्टिंग पॉइंट असाइन नहीं कर सकते हो, तो दे डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सेम कहानी जाएगा आपका हीट ऑफ फ्यूज़न के साथ। हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स कितना हीट देना पड़ेगा किसी
सब्सटेंस को मेल्ट कराने के लिए, फ्यूज़न यानी मेल्टिंग। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़े थे ना, वही है। बस लेटेंट लगा देने का मतलब है कि आप 1 kg के लिए फिक्स कर दिए इसको, या फिर यूनिट मास के लिए फिक्स कर दिए। यहाँ पे सिंपली किसी मास के लिए फिक्स नहीं कर रहे हैं हम। तो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितना हीट देना पड़ेगा कि वो मेल्ट कर जाए, हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और वंस अगेन ये इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हमको कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं पता है कि किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना शुरू कर रहा है। नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि जब किसी शार्प एज्ड टूल से हम लोग कट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा। ऑन कटिंग विथ शार्प एज्ड टूल न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर स्मूथ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हो सोडियम पोटेशियम मेटल का। बाय द वे कोई सा भी मेटल जो सॉलिड स्टेट में है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मरकरी लिक्विड स्टेट में है, दैट्स व्हाई। सो अगर आप सोडियम का टुकड़ा ले, पोटेशियम का टुकड़ा ले और उसको बहुत ही शार्प चाकू से काटें, तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में, जैसे कि ग्लास को आप कट कर रहे हो, बाय द वे ग्लास कट करने के लिए जो मटेरियल आता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोरेंडम, जो सिलिकन या फिर सिलिकन कार्बाइड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। बाय द वे सिलिकन कार्बाइड जो है वो एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, सिलिकन कार्बाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हम यहाँ पे हम इसलिए लिखे हैं ब्रैकेट में क्योंकि इसका हम लोग यूज करते हैं ग्लास कटिंग करने के लिए। तो अगर सिलिकन कार्बाइड की मदद से आप ग्लास को कट करते हो तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस होगा ग्लास का वो देखोगे स्मूथ नहीं होगा, वहाँ पे रफनेस मिलेगा। या फिर प्लास्टिक को कट करेंगे हम लोग तो स्मूथ नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोल लेते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है एमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। जो पिक्चर इसमें पार्टिकल्स का आप अरेंजमेंट देखो, ये आपका ब्लू बॉल्स और ब्लैक डॉट्स। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको रेगुलर दिख रहा होगा कि एक रो में आपका ब्लू डॉट्स है, फिर एक रो में आपका ब्लैक डॉट्स है, फिर ब्लू बॉल्स, ब्लैक डॉट्स, ब्लू बॉल्स। तो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ मेज़र करते हैं कुछ लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक बार हम लोग मेज़र करेंगे इस रास्ते के अलॉन्ग, इस पाथ के अलॉन्ग B to A, और एक बार मेज़र करेंगे C to D। ओके, तो अब आप इमेजिन करो आप एक रोड पे चल रहे हो और आप रोड पे चल रहे हो और रोड के एक तरफ आपका लगा हुआ है आम का पेड़ और दूसरे तरफ लगा हुआ है सिर्फ लीची का पेड़। और एक बार आप दूसरे रोड पे चल रहे हो जहाँ पे कि एक तरफ आम लीची दूसरे तरफ भी आम लीची दोनों लगा हुआ है। तो दोनों रोड पे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा। सेम केस यहाँ पे है। जब आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेज़र करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है क्रिस्टल के अंदर से, तभी तो करंट फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा B to A इस रास्ते के अलॉन्ग, तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सपीरियंस क्या होगा कि अच्छा एक तरफ मेरे सिर्फ ब्लैक डॉट वाला पार्टिकल्स है और एक तरफ ब्लू बॉल्स वाला पार्टिकल्स है, ये इस तरह से। लेकिन जब C to D के अलॉन्ग मेज़र करेंगे तो एक तरफ ब्लैक डॉट्स, ब्लू बॉल्स, ब्लैक डॉट्स, ब्लू बॉल्स, और दूसरे तरफ भी ब्लू बॉल्स, ब्लैक डॉट्स, ब्लू बॉल्स। तो इस CD के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपीरियंस और BA के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपीरियंस अलग होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। क्योंकि देख सकते हो आप इस रास्ते BA के एक तरफ कैसा है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, दूसरी तरफ कैसा है। सिमिलरली CD के एक तरफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है और दूसरी तरफ कैसा है। तो ये CD पाथ BA पाथ से मैच नहीं खा रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई दूसरे प्रॉपर्टी को मेज़र करते हो, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट को ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हो जब आप, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करोगे तो लाइट का एक्सपीरियंस इस रास्ता के अलॉन्ग अलग होगा, अलॉन्ग दिस पाथ CD के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि हमको एक ही प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू अगर अलग अलग डायरेक्शन से मेज़र करने से अलग अलग मिलेगा। तो ये जो आपका फिनोमेना है जिसमें कि
ये जो फिनोमेना है जिसमें कि सेम प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेज़र करने से डिफरेंट डिफरेंट मिले, इसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। अगर हमको सेम वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाता डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेज़र करने पे, तो उसको आइसोट्रॉपी बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में आप देख सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर एंड एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता नहीं है, तो लगभग लगभग सेम वैल्यू आता है आप किसी भी डायरेक्शन से मेज़र करो तो एवरेज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण अलग अलग पाथ फॉलो करने से अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओके, सो आई होप आइसोट्रॉपी एनिसोट्रॉपी क्लियर है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स but amorphous solids are not true solids, they are pseudo solids or super cooled liquids. Pseudo means something which is not real. Okay, so why we call amorphous solids as pseudo solids? Because amorphous solids show some properties which are not like solids at all. For example, the property of to flow, जैसे कि हनी आपका फ्लो करता है किसी स्लोपी सरफेस पे, हनी एक हाईली विस्कस लिक्विड है एक। उसी तरह से आपका जो ग्लास है, तो अगर हम लोग ओल्ड बिल्डिंग्स कहने का मतलब यहाँ पे हम 100 साल 150 साल पुराना बिल्डिंग्स का बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके बिल्डिंग्स में जो शीशा लगा हुआ रहता है, कांच लगा हुआ रहता है खिड़की में, अगर उसको देखें तो ऊपर के मुकाबले नीचे में थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा ऊपर के मुकाबले, क्योंकि उतने सालों के दौरान धीरे धीरे ग्लास जो है वो फ्लो करके नीचे आ गया है। तो ग्लास में बहने का प्रॉपर्टी होता है, बहने का टेंडेंसी होता है। थिंक ऑफ ग्लास एज ए हाईली विस्कस लिक्विड, वेरी हाई विस्कस लिक्विड। सो इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड्स, दे आर नॉट ट्रूली सॉलिड्स, ये फ्लो कर रहे हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उनको हम लोग या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। ओके।